मैं लोकनाथ के बारे में आपसे ज्यादा सुनना चाहूंगी। जैसे ही हम लोकनाथ की तरफ रुख करते हैं तो सबसे पहले हमें घंटा घर चौराहा मिलता है, और उस चौराहे पे छुन्नन गुरु की विशाल प्रतिमा है। छुन्नन गुरु के बारे में मैंने एक विनती बहुत सुनी हुई है कि हाथ में डंडा मुंह में पान, छुन्नन गुरु की यही पहचान। तो ये नहीं है छुन्नन गुरु की क्या पहचान, हाथ में डंडा मुंह में पान। तो शायद इसी तरीके से मैंने उन्हें जाना है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हमारे इलाहाबाद के मेयर भी रहे हैं, राजनीति में भी काफी सक्रिय थे, और उन्होंने लोकनाथ की जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो उस विषय में आपसे सबसे पहला मेरा सवाल होगा छुन्नन गुरु के बारे में। आप थोड़ा उस पे रोशनी डालें, उनके चरित्र पे, वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, थोड़ी बहुत जानकारी हमसे साझा करें। छुन्नन गुरु एक अलग व्यक्तित्व थे, और इलाहाबाद शहर का जो जन प्रतिनिधि का जो रोल मॉडल है वो छुन्नन गुरु को ही माना गया है। आज भी एक कोट किया जाता है कि हमें जो है नेता या एमएलए, जो छुन्नन गुरु एमएलए थे, तो हमारा नेता या एमएलए या जनप्रतिनिधि कैसा हो, वो छुन्नन गुरु की तरह। छुन्नन गुरु कैसे थे? फक्कड़ थे। छुन्नन गुरु के नाम पर जो है इलाहाबाद में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उनकी औलादों के नहीं चल रहे हैं। छुन्नन गुरु के नाम पर जो है कोई मॉल या कोई जो है मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कुछ छोड़ के नहीं गए हैं। फक्कड़ थे जो है, वो तहमत लगाए रहते थे, धोती और अंगौछा पहने और लाल अंगौछा कंधे पे रख के वही लोकनाथ चौराहे पे जो लकड़ी के चबूतरे बने हैं, छुन्नन गुरु वहीं अपना जो है पड़े रहते थे। और आलम क्या था, जन प्रतिनिधि के जो मैंने कहा कि रोल मॉडल थे, तो ऐसा उदाहरण ही नहीं है। छुन्नन गुरु का घर लोकनाथ की गलियों के अंदर था, तो छुन्नन गुरु जब कभी भी मुट्ठीगंज, मीरापुर, जो उनके क्षेत्र में आवे, नैनी, ये सब भ्रमण करके जब आए तो लोकनाथ चौराहे पे रिक्शा या इक्का, तब यही होता था, कार स्कूटर फटफटिया होती नहीं थी। तो जब यहाँ से वो पैदल चले तो जो दुकानें लगी हैं, तो कोई मलाई वाला जो है गुरु के लिए एक कुल्हड़ मलाई दे दे, रबड़ी वाला एक प्याली जो है रबड़ी दे दे, मिठाई वाला जो है आधा किलो मिठाई दे दे, तो गुरु एक ले जाओ। धोबी जो है वो कहा जाता है कि आता था तो छुन्नन गुरु का कुर्ता पैजामा जो गंदा हो जाता था ले जाता था लाद के, और जो है वो फिर धो के प्रेस करके उनको फिर दे जाता था। रिक्शे वाले लोकनाथ चौराहे पे खड़े रहते थे, जब गुरु निकले तो कहें गुरु आज हमरे साथ चलो, तो वो गुरु को लेके भ्रमण कराते थे, पैसा नहीं लेते। तो छुन्नन गुरु एक अजीब व्यक्तित्व है, मतलब वो अब होना संभव नहीं है, लेकिन जो आदर्श लोग होते हैं उनकी परिचर्चा हम करते हैं। अब ये संभव नहीं है कि फॉर्च्यूनर की 5 और 6 गाड़ियों के कन्वाई में चलने वाले लोग छुन्नन गुरु बन के रहें। अब अगर छुन्नन गुरु बनेंगे तो यही लोकनाथ पर उनको सड़ा टमाटर मार के पागल उगल करके दौड़ा भी लेंगे लोग। इसलिए वो एक हम लोगों के लिए रोल मॉडल है, एक हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जनप्रतिनिधि छुन्नन गुरु जैसा। तो आजकल के जनप्रतिनिधि और उनमें उस समय के जनप्रतिनिधि में कितना बड़ा फर्क है। मतलब वो फक्कड़ इंसान थे, सभी के लिए तत्पर, हमेशा मौजूद, अपने लोगों की समस्याओं का निवारण करते हुए आगे बढ़ते रहते थे और सबके प्रिय थे, अजय थे। 1952 से मेले वो हुए तो 1967 तक जब तक वो जिए वो अजय थे। मतलब यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल परहेज न करते हुए कह रहा हूँ कि नेहरू जी स्वयं उनको हराने के लिए विशंबरनाथ पांडे जी के लिए, बैद्यनाथ कपूर जी के लिए, इनके लिए आते थे जो कांग्रेस से लड़ते थे। और नेहरू जी और इंदिरा जी जो है
छुन्नन गुरु के खिलाफ प्रचार करने चौक में आते थे, लेकिन छुन्नन गुरु को वो भी नहीं हरा पाते थे, जबकि नेहरू जी इस देश के जो है सर्वमान नेता हुआ करते। तो ये ऐसा व्यक्तित्व जो है फिर दोबारा कोई इलाहाबाद में होता नहीं है। और एक और खास बात जी, वो इलाहाबादी जो है अखड़ई के साथ मैं टिप्पणी कर दे रहा हूं, तमाम नेताओं की मूर्ति शहर में मिलेगी और सबके जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन यह जानकर जो है मैं कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं, उनकी औलादें मनवाती हैं और नेताओं की जो मूर्तियां हैं वो उनके जो बच्चे हैं राजनीति में वो मनवाते हैं कि आज पापा जी की जन्मदिन है, आज जो है मम्मी जी की पुण्यतिथि है। छुन्नन गुरु के लड़के छुन्नन गुरु की जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनवाते। आम जनता, व्यापारी, सब्जी वाला, पान वाला, ये लोग मिलके आज भी छुन्नन गुरु की जयंती 10 जनवरी को जो है वो मनाया करते हैं। जो ये छुन्नन गुरु का व्यक्तित्व। वाह, मतलब अजय एकदम अद्भुत व्यक्तित्व वाले थे छुन्नन गुरु। और कितने प्रिय नेता थे कि आम जनमानस आगे आके उनकी पुण्यतिथि या उनका जन्मोत्सव आज भी उतने ही उससे सेलिब्रेट करता है। ये तो हो गई छुन्नन गुरु की बात। जब मैं उससे 2 कदम आगे बढ़ती हूँ, मैं उनकी गोदी में खेला हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अरे वाह, मुझे गोदी में छुन्नन गुरु ने खिलाया है। वो 0 रोड पे हम लोग रहते हैं जी, वहीं मेरा जन्म हुआ है। और एक बात बता दें कि लोकनाथ हमारी आत्मा में है। क्यों? हमारी ननिहाल लोकनाथ है। अरे वाह, तो आपका निवास हाँ, हमारी माता जी लोकनाथ की जन्मी हुई है और हमारा आवास 0 रोड पे है। तो छुन्नन गुरु त्रिपाठी जी घी वाले होते थे 0 रोड पे, वहां आते थे। वो पिताजी के मित्र थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो याद है हमें कि जो है उनकी दुकान पर जो है हम लोग पिताजी के साथ जाते थे या घर का घी लाने के लिए जाते थे उनके यहाँ। तो छुन्नन गुरु वहां पर दिन में एक बार जरूर, नहीं तो अल्टरनेट डेज पे जरूर आते थे। तो छुन्नन गुरु हमको जो है वो गोदी खिलाया। और वो भी याद है कि जो टाइटल वो हमको दिए थे, उस्ताद ततैया खा, आई आ उस्ताद ततैया खा, तो करके गोदी उठा ले। अरे तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमने छुन्नन गुरु की स्मृतियों को जिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छुन्नन गुरु के बारे में इतनी हमारे साथ चर्चा की। और हम जैसे युवा वर्ग तो खैर बहुत बाद के लोग हैं, बस सुना करते हैं और उनकी प्रतिमा को नमन करते हैं। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली थे कि उनके गोद में खेले। और लोकनाथ आपका ननिहाल है, तो लोकनाथ वाकई में आपके रग रग में बसा है। तो धन्यवाद छुन्नन गुरु की स्मृति को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जब मैं घंटाघर चौराहे से लोकनाथ की तरफ बढ़ती हूँ तो सबसे पहले दाहिने हाथ को आता है गड़बड़ झाला बाजार, जिसमें हम स्त्रियां बड़ी रुचि लेती हैं और हमारा बहुत कुछ खरीदारी हम लोगों की गड़बड़ झाला से भी होती है। चौक मतलब घंटाघर, अगर आप गड़बड़ झाला ना गए तो कुछ शादी ब्याह की जो सामग्री है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हर वर्ग का, चाहे वो सिविल लाइंस का एलीट वर्ग हो या कॉमन आदमी हो, आम जनमानस हो, सभी लोग गड़बड़ झाला की तरफ रुख करते हैं। तो मैं गड़बड़ झाला पे भी जानना चाहूंगी ये जो मार्केट है ये कब बनी थी और ये किस उससे उद्देश्य से बनाई गई थी? क्या ये अंग्रेजों के समय की है? देखिए, उसके कई नाम हैं। एक आपने बताया गड़बड़ झाला, एक उसका नाम है लाल डिक्की भी, एक नाम है उसका पटे बाजार भी, पटे बाजार, पटे बाजार, एक नाम है बिसात खाना, है ना। दाहिनी पट्टी जो है वो बजाजा कही जाती है। घंटाघर से जब आप कोतवाली की तरफ बढ़ेंगे तो दाहिनी पट्टी जो है वो जो आपका म्युनिसिपल की भी मार्केट कहते हैं, पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मार्केट। और दाहिनी पट्टी बजाजा है, बाएं पट्टी बाटा वाली पट्टी कही जाती है। अब 2-3 चीज इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ।
1857 की गदर जब हुई जी, तो यहाँ मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में और यहाँ के स्थानीय जो है क्रांतिवीरों के पंडा, जो प्रयागवाल समाज कहा जाता है, इन लोगों ने मिलकर इलाहाबाद को आजाद करा दिया। तब जो है इलाहाबाद की आजादी का जो है पहला झंडा खुसरू बाग में जो है फहरा दिया गया और पूरे इलाहाबाद को अंग्रेजों से ले लिया गया। फिर अंग्रेज शहर से कूद के भागे जो है, गंगा जी पार करके, जमुना जी पार करके, यहाँ से इलाहाबाद से ये जो दोआब है यहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है फिर जो है वो उनकी एक प्लाटून जो है वो बनारस से कोई आई। फिर यहाँ पे भी जो है स्थानीय राजाओं ने भी कुछ उनकी मदद किया, स्थानीय सामंतों ने भी अपनी टुकड़ियों को दिया, तो उन्होंने इन सबको पकड़ लिया। और ये जो चौक का नीम का पेड़ कहा जाता है, जिसके विषय में बहुत सुना होगा, यहाँ 7 नीम के पेड़ थे और इस नीम के पेड़ पर महीनों तक 750 से लेके और 800 लोगों को क्रमवार प्रतिदिन एक एक पेड़ पे 15-15, 20-20 लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था, ताकि दहशत फैले क्रांतिकारियों में कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलोगे तो फांसी चढ़ा दिए जाओगे। और इस नीम के पेड़ के सामने ही एक गढ़ैया होता था, जिसको आप जुगाड़बड़ झाला या पटे बाजार या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मार्केट बोल रहे हैं, और अब वो संजय गांधी मार्केट हो गया है। तो वो पूरा जो है गढ़ैया थी। तो जो फांसी पे लटकाई जाती थी लाशें, उनको फिर जब मर जाते थे हमारे क्रांतिकारी, तो उनको इसी गढ़ैया में फेंक कर पाट दिया जाता था। तो ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 800 क्रांतिकारियों की जो है लाशें जो है यहाँ पर जो है फेंक कर इसको पाटा गया, और इसी पाटे जाने की वजह से इसका प्राचीनतम नाम पटे बाजार है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी शैली अगर अंदर जाके देखोगी तो बड़ा अजीब है। ये मार्केट बाहर से तो बाहर है, अंदर से ये कवर्ड है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कॉम्पैक्ट या अंदर से लॉक्ड है। ये ईरानी जो है आर्किटेक्ट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि ईरान के शहर शिराज में ऐसी मार्केटें आज भी हैं, और या ये है, तो ये एक ईरानी शैली पर बनाया गया मार्केट है, जिसमें अंदर से अंदर का मुंह की भी मार्केट है और बाहर से बाहर के मुंह की मार्केट है। मतलब एक विंग में एक मुंह ऐसे देखिए बाहर का है और एक ये ऐसे है। इसी तरह इधर की पट्टी में भी है, और ऊपर से पूरा जो है वो कवर्ड है। तो ये ईरानी शैली है, और ये ईरान के जो बाजार हैं वो इसी पद्धति पे है। ऐसा इलाहाबाद में ये मार्केट। बहुत अच्छा आपने बताया। ये तो खैर मुझे नहीं लगता सबको पता होगा कि इसको पटे बाजार भी कहते हैं। पुराने लोग आज भी पटे बाजार ही बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि इसे पटे बाजार क्यों कहते होंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि वहाँ क्रांतिकारियों को दफन किया गया था, उन्हें वहाँ डाल दिया गया था, उसके बाद पाट करके वो मार्केट बना। वो जब पाट दिया गया तो लोग वहाँ अगरबत्ती और फूल जो है टनों रोज चढ़ाना शुरू कर दिए कि ये एक जो है धार्मिक स्थल, मतलब एक शहीद स्थल है। तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर मार्केट बनाकर दुकानें दे दी गई। अच्छा, ओके, चलिए। तो बहुत अच्छा आपने इसके बारे में भी हमारे प्रकाश डाला और हमें समझ में आया कि क्यों इसे पटे बाजार भी कहते हैं। अब मैं पटे बाजार से आगे की तरफ रुख करूंगी। तो नीम का पेड़ आता है, और हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे कुछ 7 नीम के पेड़ हुआ करते थे उस सड़क पे, जहाँ पे 1857 में जो लियाकत अली खान साहब ने जो गदर को यहाँ से नेतृत्व किया था, और कई क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पकड़ा और उन्होंने वहां पे उनको फांसी दी। नीम का एक ही पेड़ अब इकलौता बचा है, पहले 7 पेड़ हुआ करते थे। तो नीम के पेड़ के बारे में
ये बहुत सालों से वही है और लोगों को जेनरेशन टू जेनरेशन पता चलता रहा कि ये नीम के पेड़ पे फांसी दी गई थी, या अभी तक है वो वहां पे? हम लोगों ने तख्ता भी लगा दिया है कि यहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो क्या बाबा, आज अगर मैं आज के युवा की बात करती हूँ और पहले के जमाने के लोगों की बात करती हूँ, ज़ईफों की, बुजुर्गों की बात करती हूँ, तो क्या बदलाव देखते हैं? क्या नीम का पेड़ उतना ही महत्व रखता है जितना पहले रखता था? क्या आज का युवा उतने ही राष्ट्रीय भावना के साथ ओतप्रोत है जितना पहले के लोग हुआ करते थे? इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखो डॉक्टर पल्लवी जी, इसके विषय में मैं कुछ जो है फैक्चुअल्स बता रहा हूँ जी, कि ये ओरिजिनल पेड़ नहीं है। 7 नीम के पेड़, मैंने जैसा कहा कि वो पटे बाजार गढ़ैया होता था, तालाब होता था, और उसके सामने जो मट्टी की ऊंचाई थी, यहाँ पे इन रो 7 जो है नीम के ट्रीज होते थे जी, इसको कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये चर्च, जहां पर चौक का चर्च है नीम के पेड़ के बगल में ही कोतवाली की तरफ, यहाँ से लेके और जो लोकनाथ का द्वार है यहाँ के बीच में ये 7 नीम के पेड़ हुआ करते। जी, जब फांसी दी गई तो उसके बाद चुप्पे से आके, जैसा मैंने कहा कि उस नीम के पेड़ पर माला, फूल, अगरबत्ती, लोहबान और वो धूप जलाकर लोग उन वृक्षों की पूजा करने लगे, तो अंग्रेजों ने उन पेड़ों को, 7 पेड़ों को कटवा दिया। अंग्रेजी हुकूमत तक वहां पर एक सिंबॉलिक केवल रहा, तब भी जमीन पर आकर लोग जो है वो फूल माला ये सब चढ़ाकर, अगरबत्ती सुलगाकर पूजा करते थे। ये तो जो है सन 42 के बाद फिर जब क्रांतिकारी हावी होने लगे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजों से हो गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आजादी का हम जो है वो दे देंगे, जो है हिंदुस्तान को, इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आ गया जो है, तो फिर जो है इस पेड़ को यहाँ पर स्थापित किया और अब ये सिंगल पेड़ यहाँ पर है, जिसको एक प्रतीक के रूप में मान लिया जाता है कि उसी पेड़ की एक शाखा है और वहां पत्थर लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है। महत्व इसका ये है कि आज भी हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा नेता जब इलाहाबाद आता है, रोड शो करता है, चौक जाता है, तो उस नीम के पेड़ पर जरूर रुककर पुष्प अर्पण करके उनको नमन करता है, उन शहीदों को नमन करता है। राहुल जी अभी 3 साल पहले ही आए थे वहां पर, 2017 वाले चुनाव, जब विधानसभा चुनाव के पूर्व जो है जब आए थे तो वहां गए थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सभा वहीं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, ये सारे लोग जो है अपनी चौक की सभा उसी नीम के वृक्ष की छाया में जो है किया करते थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी आज भी जो है 15 अगस्त हो या 8 अगस्त को क्रांति दिवस पर उस पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं। नहीं है कुछ तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आम इलाहाबादी हिंदू हो या मुसलमान, वो उस पेड़ की तरफ से जब निकलता है तो अगर कुछ नहीं दिया, अगरबत्ती और फूल चढ़ा सकता है, तो वो धीरे से कनखिया के जो है धीरे से उस वृक्ष को नमन करते हुए अपनी स्कूटर से आगे बढ़ता है। ये हकीकत है चौक का, इसमें कोई जो है दो राय नहीं। बहुत अच्छी बाबा एक बात आपने कही कि हिंदू मुसलमान यानी गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे यहाँ है और उस तहजीब से में ही हम पले बढ़े हुए हैं, तो प्रतीकात्मक ही सही लेकिन वो पेड़ है। और हम ये जानते हैं कि वहां पे हमारे क्रांतिकारियों ने आहुति दी थी, अपने प्राण की आहुति दी थी हमारे देश को स्वतंत्र बनाने। अपने एक चौक का शब्द है, इसको लिए चलिए, कि अपनी गर्दनों को लंबी की थी उन पेड़ों पर लटक। अपनी गर्दन को, एक पुरानी किंवदंती है कि गर्दन लंबी हो जाए, अंग्रेजन से न लड़ो ने गर्दन लंबी हो जाए, तो उन्होंने जो है 800 सवा 800 लोगों ने अपनी गर्दन लंबी कर दी थी उस पेड़ पर लटक। अच्छा, तो बहुत अच्छा आपने ये जो हमारे 7 नीम के पेड़
का इतिहास भी साझा किया। अब मैं नीम के पेड़ की तरफ से आगे बढ़ती हूँ। वहाँ पे फिर मुझे रविंद्र कालिया जी की वो कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वहाँ पे पापड़ मसाले सब मिलते हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे रहते हैं, दुकानें हैं, और वहीं पे एक तरफ मुझे झाबा जो डलिया वाले हैं वो उनकी थोड़ी सी दुकानें हैं। वहीं एक चर्च यानी कि एक गिरजा घर भी है जो सन 1840 का बना गिरजा घर है, और साथ ही सामने यदि हम देखें तो मस्जिद भी है। तो मुझे लगता है लोकनाथ की का जो वो जो सड़क है वो कितनी सुंदर, मतलब जो हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब का सही मिसाल, वो राइट एग्जाम्पल है कि हम लोग सारे इकट्ठे मिल करके रहते हैं और कितना भाईचारा और प्रेम है। वहीं पे एक तरफ आपको लोकनाथ का मंदिर, एक तरफ वो गिरजाघर और एक तरफ मस्जिद मिलेगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लोकनाथ का वो द्वार मिलता है जो हम सभी देखते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां बनाया है। मैं उससे प्रवेश करती हूँ द्वार पे, तो मेरी बाएं हाथ को बहुत प्राचीन लोकनाथ का मंदिर आता है, और जैसा कि हम जानते हैं लोकनाथ बाबा की कृपा लोकनाथ वासियों पे हमेशा बनी रहती है। तो उस प्राचीन मंदिर के बारे में भी यदि कोई जानकारी हो तो हमसे साझा करें। और मैंने वहां ये भी देखा है कि एक बहुत पुराना व्यायामशाला भी है, जहाँ पे मैंने जो सुन रखा है वहाँ चुंदन गुरु भी उस व्यायामशाला में जाया करते थे। और अभी भी मैं जब भी लोकनाथ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि व्यायामशाला में कुछ ना कुछ लोग व्यायाम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उस मंदिर पे अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, हमें उसके इतिहास से भी रूबरू कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो एक चीज डॉक्टर पल्लवी जी, मैं आपको एक स्पेशल वर्ड दे रहा हूँ लोकनाथ के लिए, कि जहां से आपने शुरू किया कि वो द्वार है लोकनाथ का, और वहां से वो लोकनाथ का एंट्रेंस शुरू होता है। जी जी। और रविंद्र कालिया जी ने वर्णन किया क्या क्या खुशबू है और क्या क्या उसके अंदर हुआ। हम जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा इतर है कि वो जो लोकनाथ द्वार से लेकर और लोकनाथ की हरी नमकीन के अंदर तक वाली या भारती भवन तक का जो एंट्रेंस है, ये इलाहाबाद ही नहीं, ये सामाजिक दुनिया का जो है वो रैंप है। जैसे कि फैशन शो में रैंप होते हैं, उसी तरीके से ये इलाहाबाद का वो रैंप है जिसने इस देश की कल्चर, संस्कृति, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, स्वाद, गुंडई, रंगबाजी, बारही, ये जितने भी जो है ह्यूमन लिविंग के जो है मानक हैं, संगीत हो, फैशन हो, रंगबाजी हो, पहनावा हो, खुदारीपन हो, है ना, म्यूजिक हो, आपका जो है खेल हो, साहित्य हो, राजनीति हो, इस रैंप पर सब ने अपने अपने कैटवॉक किए। ये मैं आपको एकदम एक नया शब्द इलाहाबाद के उसे बोली आय है, क्या जो है मर्दाना और नरपन लिए हुए बोली है कि कहा जाता है कि अगर जो है लोकनाथ का आदमी जो है ठहिकार के ललकार दे कि खड़ा रहा, भागे न पाए, तो तमंचा लिए हुए व्यक्ति के हाथ से तमंचा छूट जाए, ये इलाहाबाद की लोकनाथी बोली है। अब आइए राजनीति का, तो राजनीति का मैं जो एक टर्म दे रहा हूं, अनहर्ड और अनरिटन और अनसेड है, कि ये छोटा सा लोकनाथ का जो मोहल्ला है ये इतना प्रेस्टिजियस है कि इस छोटे से मोहल्ले में दो तो भारत रत्न जन्म दिया इस मोहल्ले ने जी। चौंकोगी कि दो भारत रत्न इस छोटे से लोकनाथ में। तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म,
दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर एक मोहल्ले में दो दो भारत रत्न जन्म लिए हो। ये केवल इलाहाबाद में और लोकनाथ में संभव है। ये तो भारत रत्न हो गए, और भारत नगीने तो सैकड़ों में है। नाम गिनाना शुरू करेंगे तो थक जाओगी, समय ज्यादा लगेगा। पुरुषोत्तम दास टंडन लिखिए, आप जो है आइए, जो है संगीत के सबसे बड़े बांसुरी वादक हरिकिशन चौरसिया, आपका पंडित हरिकिशन चौरसिया लोकनाथ के पैदा हुए हैं। स्वयं बच्चा जी जो हिंदुस्तान के रईसों में इलाहाबाद के तो है ही हैं। इलाहाबाद का ओल्डेस्ट बैंक इलाहाबाद बैंक 1858-60 में 1857 में पहला जो है इंडियन द्वारा ओन्ड बैंक जो है इलाहाबाद बैंक, लोकनाथ में पहली ब्रांच। आप आइए, बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने जो है हिंदी प्रदीप का संपादन किया जो है, और 1844 में पैदा हुए, वो भी लोकनाथ के। अब आप आइए, जो है धर्मवीर जी लोकनाथी, रविंद्र कालिया जी उसी के बगल में जो है आपके जो है अतरसुइया में। तो लोकनाथ जो है अद्भुत है, मतलब कोई ऐसा टुकड़ा है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कि जैसा कि हमारा इलाहाबाद का लोकनाथ है। और जो अभी आपने कहा था कि सेकुलर जो है स्ट्रक्चर है इसका, तो ये मस्जिद जो कोतवाली के सामने है, ये लगभग 300-350 साल पुरानी। चर्च जैसा बताया आपने 1840 का है, उसी के तो है जरा सा आगे गुरुद्वारा भी है। फिर इधर जीरो रोड की तरफ ओल्डेस्ट जो है जैन मंदिर भी है। तो ये सब मिलाकर यहाँ पर है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है एरिया है। इसकी जो है जितनी भी तारीफ करो, तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज भी जो है इन्हीं गलियों से निकल रहे हैं। पत्रकारिता के अंदर जो है आप ये डॉक्टर बलवंत राम झा जो है यही भारती भवन के रहने वाले। आपका जो है छुन्नन गुरु पे चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। पहला पुस्तकालय भारती भवन लाइब्रेरी, अभी आप शायद चलेंगे उधर जो है, तो पहला पुस्तकालय इलाहाबाद का। तो अद्भुत कल्चर है। और जैसा मैंने कहा कि लोकनाथ वो रैंप है जहां पर कि जो है बिना जो है इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक का जो है उत्पादन होता है, जहां पर हर स्वाद आपको जो है मिल जाएगा। जितने भी खान पान के प्रतिष्ठान है सब 100-125 साल पुराने ही प्रतिष्ठान है वहां पर। और इस तरीके से इलाहाबाद का एक सृजन या स्टार्टअप या बिगिनिंग ऑफ इलाहाबाद जो है वो सिविल इलाहाबाद लोकनाथ। बाबा, आपने इतना अच्छा वर्णन किया लोकनाथ का कि मैं बहुत अभिभूत हो गई। जैसा कि आपने कहा, ये एक रैंप है जिस पे वॉक तमाम हस्तियों ने किया है, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ अपना रैंप। अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण में छपा कि ध्यानचंद जी जो इलाहाबाद में जो है जन्मे और यहाँ पर ही पले बढ़े, वो जो है लोकनाथ के स्वाद के शौकीन थे। वो लोकनाथ आया करते थे यहाँ पर जो है वो लोकनाथ की मिठाइयाँ और लोकनाथ की नमकीन को खाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नमकीन वगैरह पे भी। तो पहले वो मंदिर व्यायामशाला के बारे में बताएं। आपने बहुत अच्छा ये चीज मुझे बहुत जो आपने कहा कि वो रैंप, इट वाज लाइक अ रैंप वेयर पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, हर हस्तियों ने, चाहे वो संगीतकार हो, साहित्यकार हो, पहलवान हो, रंगबाज हो, ऑल वॉक ऑफ लाइफ पे चला है। अच्छा, मैं अब उस थोड़ी व्यायामशाला के बारे में भी आपसे चर्चा करनी चाहूंगी। मैं हमेशा देखा करती हूँ, लेकिन ज्यादा उसके बारे में शायद मुझे नहीं पता है। यदि आप बताएंगे तो हम बहुत सारे लोगों को भी पता चलेगा उस व्यायामशाला का इतिहास। और ये मंदिर कितना प्राचीन है। वो कहते हैं प्राचीन मंदिर है, तो वो कब से है लोकनाथ बाबा का मंदिर? पहले व्यायामशाला कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये व्यायामशाला जो है
एक तरीके से जो है ये एक टीले पर कब्रिस्तान था आजादी के पहले, है ना। तो ये थोड़ा ऊंचाई पे आप जाइएगा तो सीढ़ी चढ़कर व्यायामशाला के अंदर जाना पड़ता है। आपने जो प्रोमो डाला है इस प्रोग्राम का, उसमें जो है एक मूर्ति जो है पद्मासन में बैठे हुए एक पहलवान की है। जी जी, है ना, जो प्रोमो है इस प्रोग्राम का, इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर का जो है लोकनाथ की बात, उसमें एक पहलवान बैठे हुए हैं जी। वो मूर्ति अंदर स्थापित है लोकनाथ व्यायामशाला के। ये मालूम है कौन है? किनकी मूर्ति? नहीं मालूम है। मूर्ति है, बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ पहलवान लोग जाते हैं रियाज करने के लिए, वो भी देखते हैं अपना मूर्ति को, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उसकी ऐतिहासिकता क्या है। ये मूर्ति चटरू पहलवान की है। चटरू चटरू, ये चटरू पहलवान जो है संभवतः यादव थे। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है केवल जो है अंदर 4-5 मजारें भी हैं, है ना, पक्की मजारें भी हैं, कुछ पहले पुराने जमाने में कच्ची भी हुआ करती। तो कहा जाता है कि यहीं पर चटरू पहलवान जो है वो जिन्नों से और भूत से जो है यहाँ पर जोर किया करते। चटरू पहलवान के लिए ये कहा जाता है कि इसके अंदर कोई जाता नहीं था, डरवश भयवश, के अंदर भूत लोग हैं। तो चटरू पहलवान छोटे लाल अखाड़ा जो है हीवट रोड पे हुआ करता था, वहां के पहलवान, तो वो फिर आए कहीं कहीं कि देखे, तो फिर वो रात में, ये कहा जाता है कि रात में जो है वो 12 बजे के बाद लंगोट पहनकर जो है अखाड़े में उतरते थे, उसको अखाड़े को गोड़ते थे फावड़े से, और फिर कहा जाता है कि भूत आते थे, भूतों से जो है वो जोर करते थे, इतने बलशाली उनको माना जाता है। यह चटरू पहलवान के रियाज से जो है यहाँ पर शुरू हुआ। फिर जब 47 में आजादी मिल गई तो छुन्नन गुरु ने देखा कि ये एक वेस्टलैंड है, या हिंदू आबादी के बीच में जो है अब यहाँ कोई दफन उफन भी नहीं करता है, तो चलिए इसको जो है यहाँ पे चटरू पहलवान ने जो है एक अखाड़ा बना रखा है, तो इसी को डेवलप कर दें। और उन्होंने इसको एक लोकनाथ व्यायामशाला ट्रस्ट बनाया। और गुरु की संवेदनशीलता को समझिए कि उन मजारों को तोड़ा नहीं, मजारे यथावत आज भी है, उन पर जो कुछ भी उनके उर्स वगैरह होते हैं उस पर चादर और धूपबत्ती अगरबत्ती जलती रहती है। और जो ओपन लैंड था वहां पर व्यायामशाला और अंग्रेजी वाला भी, डम्बल उम्बल वाला भी शुरू हो गया, तो वो धीरे धीरे प्रगति कर गया। तो ये उसकी ऐतिहासिकता है। और दूसरी एक चीज और, इतिहास के पन्नों से जो मैंने पढ़ा है और पढ़ने से ज्यादा जो जन श्रुतियों और सत्संग लोगों की संगत के द्वारा जो मालूम हुआ कि ये पूरा एंटायर इलाका सराय मीर खां कही जाती है। ये मुगलिया काल से सुना होगा कि जहांगीर के समय में ये जीटी रोड जा रही है पूरी, तो जीटी रोड की दक्षिण की तरफ लोकनाथ है और उसके उत्तर की तरफ जो है वो आपका मीरगंज मोहल्ला बोला जाता है, जो कि गया प्रसाद गोकुल प्रसाद वाली पटरी तक 0 रोड पर, यहाँ से लेके और भारतीय भवन तक का 1-2 स्क्वायर है, ये जो है सराय मीर खां कही जाती है। और मीर खां के परिवार के लोगों की मजार जो है उस लोकनाथ व्यायामशाला के अंदर है, और ये प्रॉपर्टी पूरी उनकी ही थी। यहीं पर सराय भी थी, ओल्ड सराय ऑफ इलाहाबाद। और एक चीज और इसके संदर्भ में देते चले, कम लोग इसको जानते होंगे कि इलाहाबाद शहर के मध्य में, यानी सेंटर ऑफ सिटी में जो है 2 सराय थी, गढ़ी सराय और सराय मीर खां, या जिसको अब मीरगंज कहते हैं। तो ये 2 गढ़ी सराय वो जो है मिलिट्री सराय थी, वहां सिविल व्यापारी या जो है सिविलियंस नहीं रुक सकते थे, वहां केवल जो फौजी मूवमेंट होते थे जीटी रोड पे वो रुकते थे, और यहाँ सिविलियन रुकते थे, और यहाँ पर व्यापारी रुकते थे। इसीलिए यहाँ पर कुछ मनोरंजन वगैरह का भी प्रबंध था, नाच गाने का भी प्रबंध था। यहाँ पर भटियारिन की जो है कढ़ैया भी होती थी, लाई चना भूंजा जाता, तब ये चाउमीन और बर्गर का जमाना नहीं था, तब ये भटियारिन होती थी, वो जो है लाई चना भूनती थी, सतुआ रखा जाता था, ऐसा बना। तो ये सराय मीर खान इलाका है और उस तरफ गढ़ई सराय थी। तो अच्छा,
ये सराय मीर खान फिर लोकनाथ कैसे बना? ये लोकनाथ कैसे? अब ये मैंने कहा कि अब आप सीधे आइए, समझ लीजिए कि जैसे नाज सनीमा के पास से शुरू करें जी। तो ये पूरा जो है जो मीरगंज एरिया जब अब लग गया तो ये आए और इधर लोकनाथ में घुसती जाइए तो जो बाई पट्टी है, पूर्वी पट्टी, वहां से लेके भारतीय भवन की जो है दक्षिण उत्तरी पट्टी से करके अंदर जो सराफे वाली गली ये निकल आए तो ये पूरा स्क्वायर जो है ये सराय मीर खान है ना। अब इसके बाद जो आपका दक्षिणी पट्टी है सराय मीर खां, जब हम एल टर्न कर गए तो वो अहियापुर है। हाँ। अब लोग है ना, तो ये जब आप भारतीय भवन लाइब्रेरी की तरफ जब घूम गए तब तो जो है आपका ये सराय मीर खां उसके अंदर अंदर, और उसके इस तरफ जो पोर्शन है ये जो है अहियापुर है। और अहियापुर बड़ा प्राचीन जो है बस्ती है। अच्छा, ये बहुत पौराणिक महत्व है। बिल्कुल। तो आपने सराय मीर खान के बारे में बताया, आपने व्यायामशाला, और ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि ये जो प्रतिमा व्यायामशाला में लगी थी, मैंने बहुत सालों पहले, कुछ सालों पहले, बहुत साल नहीं, कुछ साल पहले हमारे इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर के एक युवा साथी हैं वैभव मैनी, उन्होंने वहां पे वो जो तस्वीर आप हमारे पोस्टर में देख रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा ली गई हुई तस्वीर है, और उन्होंने ये पोस्ट इलाहाबाद के एक ग्रुप पे किया था और काफी लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए थे। लेकिन ये बहुत आपने अच्छी जानकारी दी और मुझे पहली बार पता चला कि वो प्रतिमा चटरू पहलवान की थी। तो ये साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं व्यायामशाला से आगे की तरफ बढ़ती हूँ। मेरे दाहिने हाथ की तरफ, बाएं हाथ निराला चाट है और दाहिने हाथ माता दीन की गजक की दुकान है। और काफी उससे आगे बढ़ती हूँ तो हरी नमकीन है। जहां तक स्वाद और पकवान के बारे में, मिठाइयों के बारे में बात करें तो लोकनाथ, अगर इलाहाबाद आए और लोकनाथ नहीं गए तो फिर क्या इलाहाबाद आए, मैं ये कहना चाहती हूँ। पल्लवी जी, हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, हरी नमकीन के सामने राजा राम की लस्सी। हाँ, तो अगर आप इलाहाबाद आए और आपने लोकनाथ के दर्शन नहीं किए, वहां आपने चाट नहीं खाई, आपने राजा राम की लस्सी नहीं पी, आपने हरी के नमकीन समोसे नहीं खाए, तो आपने वाकई इलाहाबाद को अच्छे से परखा नहीं। तो अब हम बात करेंगे इन खाने पीने की जो ये दुकानें हैं, ये जो मीठी मिठाइयाँ और ये तरह तरीके के नमकीन वहाँ मिलते हैं। तो ये जो लोकनाथ का बाजार था ये काफी पुराना होगा, मुगल कालीन होगा। तो ये रौनकें, अब तो जैसे बाजार समय से बंद होता है, मैंने कहीं पढ़ा है और आपने भी मुझसे इस पे चर्चा की थी कि पहले के जमाने में ये बाजार रात को खुलता था, यानी रात को भी रौनकें होती थी। तो उस पे भी जरा प्रकाश डालें लोकनाथ के बाजार पे और खान पान पे। खान पान का जहां तक बात है जी, तो एक इलाहाबादी कहावत है कि लोकनाथी थोड़ा चटक जो है खाता है ना। वो बेवकूफी वाला काम नहीं है कि वो बॉइल्ड सब्जी खा लें, और ये यहाँ थोड़ा चटक मसाला, यहाँ कचौड़ी भी बनती है तो उसको जो है मसाले को जो है वो ऊंट के जो है बनाया जाता है। और टेस्ट ऑफ लोकनाथ, ये जितने भी टेस्ट हैं ये 150 से 125 से 150 साल पुराने टेस्ट, कोई नया टेस्ट नहीं है। हरी नमकीन की दुकान जिसका की चर्चा है ये 125 साल 1898 में स्थापित हुई है ना। माता दीन भी 125 साल हो गया, 1898 कह रहा हूँ भाई, तो 18 साल उधर रख लीजिए और इधर 100 साल आप रख लीजिए। माता दीन की गजक, ये माता दीन लोग जो है मालूम है ये फर्रुखाबाद से आए, फर्रुखाबाद, और ये पुरवार लोग हैं। तो ये पुरवारों का इलाहाबाद में आगमन जो है ये फर्रुखाबाद से हुआ,
और फर्रुखाबाद से इलाहाबाद में आकर इन लोगों ने यही गजक, आपका जो है रेवड़ी, है ना, और कुछ ये तो पॉपुलर चीजें हैं कि जो है आपने कहा कि गजक, लोकनाथ की जो है चाट, निराला की, राजा राम की लस्सी, हरी की नमकीन, हरी का खट्टा चना नहीं खाया हो, टिपिकल टेस्ट, वो टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला है। हमारे फौजी जो है, हमारे कुछ फौजी मित्र लोग हैं जो कि जो है दिल्ली, नोएडा वगैरह में और ऑस्ट्रेलिया, न्यू जर्सी में बसे हुए हैं, वो लोग जो है वो कहते हैं बाबा वहाँ की लोकनाथ की खट्टा चना हरी का, और हरी का समोसा, हरी की दाल मोठ, ये प्रिपरेशन ही जो है हरी ने ही पूरी दुनिया को समोसे का एक नया कंसेप्ट वो हम बता रहे हैं अभी तकनीकी रूप से हरी के समोसे की खासियत क्या है, और ये सब मंगाते हैं। आपके जो अभी आपने कहा कि जो है ये क्या नाम है गजक वाले, माता दीन की गजक के साथ कुछ आइटम तो और स्पेशल है, लौकी का लच्छा कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहने वाली थी लौकी का लच्छा, और वो सीजनल है, वो होली के बाद अप्रैल और मई में जो है केवल जो है होता है। क्यों कि जिस छीलन से लौकी को ऐसे छीला जाता है तो लौकी के अंदर जो है स्ट्रेंथ जो है, उनके रेशो में स्ट्रेंथ अप्रैल और मई के महीने में आती नहीं, और बाकी दिनों में लंबे लंबे जो है रेशे टूट जाते हैं। तो ये केवल आपका जो है सीजनल है, 2 महीने बनाते हैं। और वो लौकी के लच्छे का स्वाद अलग है। वो सोहन हलवा, देसी घी तो जैसे पकड़ लो तो छटक जाता है ना, रेवड़ी जो है, और मालूम है कि जो गुड़ की गजक है, एक वहां पे खोए की भी गजक, सफेद तिल और खोए की भी मिलती है। खोए की तो मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है, वो तो वैरायटी के लिए, लेकिन जो उनका स्पेशल है गुड़ की गजक। अब वो उसको तिल वगैरह को गुड़ के जो है सीरे में उबाल के फैला के, लकड़ी जैसे धोबी का जो पाट होता है, धोबी जिससे कपड़ा पुराने जमाने में पीटता है, उसकी पिटाई देख लो तो तुम्हें लगेगा कि गजब की प्रिपरेशन है। और ये कहावत है कि कम से कम 1000 बार जब लकड़ी से उसको पीटते हैं तब गजक में भुरभुरापन और उसका वो स्वाद आता है। तो अजीब है, टेस्ट है। निराला की चाट, और चाट से भी ज्यादा जो है वो जो टमाटर है, टमाटर को घोंट घोंट के उसमें मक्खन और उसके अंदर आलू और क्या क्या मसाला उसमें मिला के घंटों जब घोटाई होती तब वो टमाटर और खा लो तो मालूम है कि जो है चाटते रह जाओ। एक बार खाना खजाना में ईपिक चैनल वालों ने इसको जो है, पुष्पेश पंत जी भी जो है ऑल इंडिया लेवल के खवैया हैं, उनके साथ हमारा जो है टेस्ट ऑफ इलाहाबाद पे एक बार निराला की चाट पर ये हो चुका है जो वीडियो। तो वो लोकनाथ का वो अजब का टास्क है। अब आइए जो है मूल स्वाद जो है हरी का समोसा और हरी की नमकीन जी। हरी के मसाले भी एक है, जैसे आज अशोक मसाले और एनडीएच मसाले हैं, तो ओल्डेस्ट पैक्ड जो है किचन मसाले जो हैं वो आपके हरी के जो है मसाले भी कहे जाते हैं। देखिए हरी का समोसा, ये हमारा छोटा भाई ये ले भी आया है कि ये समोसे की अब हम खासियत बता रहे हैं, जो आज तक खाते सब हैं, विदेश तक से लोग ले जाते हैं, दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे से जो भी इलाहाबादी जाके वहां बस गए हैं वो मंगाते हैं, हमसे कहते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह भी हमारी वो कहते हैं कि भैया वो समोसा भेज दो, दाल मोठ खट्टा चना भेज दो। इसकी खासियत बता रहे हैं। ये हरी राम जो ओरिजिनल थे उन्होंने इस तकनीक को बनाया। आलू को एक बड़े कढ़ा के ऊपर डालकर, डॉक्टर पल्लवी आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि वो परिवार हमारा बालसखा, हमारे सेंट जोसेफ के मित्र उसके जो है होंगे, तो हमारा उस घर में आना जाना बचपने से है। घंटों उस आलू को जो है ओंटा जाता है, घोंटा नहीं, वो शब्द लेना, ओंटा जाता है, लकड़ी के उससे घंटों उसको ओंटा जाता है, और आलू का सारा पानी जो है वो मार दिया जाता है। तब जो है लाला हरिराम जो है, जो पुरवार थे, और पुरवारों के हाथ में स्वाद तो क्या गजब है।
अगर लोकनाथ का स्वाद है तो उसके पीछे पुरवार है, पुरवार ये एक अंडरस्टूड सी बात है। फिर पुरवार जी उसमें, हरि राम जी उसमें जो है मसाला अपने से तैयार करते थे, उसकी जो है प्रोपोर्शन जो उसका है कि किस प्रोपोर्शन में हल्दी रहेगी, किस में जो है क्या रहेगा, तो जी। वो उसमें मिलाते थे, वो कारीगरों को नहीं बताते। और आज भी जो उनके बेटे हैं वो मसाला खुद अपने हाथ से मिलाते हैं, वो कारीगरों को नहीं बताते, तब वो स्वाद आता है। और तब कहा जाता है कि एक लंदन में हमारी एक रिश्तेदार है, वो ले जाती बताती 1 महीना ये समोसा खराब नहीं होता, नहीं तो आम समोसा जो बिहारी और बम्बैया समोसे हैं वो दूसरे रोज उसका आलू महक जाता है, और तीसरे रोज तो खाने लायक ही नहीं, खा लो तो मालूम है कि ग्लूकोज टंग गया हो, आप लेटे हुए। 5 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा काफी देर से बोल रहे हैं, अब एक पान बिना खाए आगे वाणी नहीं निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 5 मिनट का ब्रेक आपसे ले रहे हैं, जी, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक।